हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपने एनटीपीसी की सीरीज चल रही है, उसमें अपने 28 दिसंबर के जो भी पेपर थे अपनी 2 शिफ्ट में हुए थे, दोनों शिफ्ट को अपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और इस आज अपने करेंगे दोस्तों क्या 29 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अपने करेंगे। ठीक है, और इससे पहले दोस्तों आपको एएलपी सीबीटी 1 की जो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है वो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 के थे वो करवा दिए। एएलपी सीबीटी 2 के भी अपने कर लिए। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो यहाँ जाके आप प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके अपने टेस्ट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों अब अपने आज करेंगे एनटीपीसी 29 दिसंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो काफी लंबी बन जाती है क्योंकि एनटीपीसी के अंदर लगभग दोस्तों 35 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के और 35 रीजनिंग के होते हैं। तो 35 क्वेश्चन के लगभग अपने चले जाते हैं, कोई एक दो क्वेश्चन छोड़ देते हैं जो बिल्कुल ही ना आने वाली है। बाकी छोड़ने की कोशिश तो मैं नहीं करता, सारे ही करवाने की कोशिश करता हूँ। तो आप ये डरना मत कि क्वेश्चन छोड़ देंगे ना, लगभग 32-33 क्वेश्चन अपने हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 12.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कमरे पर फर्श बनाने की कुल लागत 3675 रुपए है। यदि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपके घर में कमरा होगा, कमरे का फर्श होगा तो उसकी एक लंबाई होगी और एक क्या होगी दोस्तों, चौड़ाई होगी, है ना। ठीक है, अब देखो लंबाई और चौड़ाई है। अब आपको दे दिया कि इस पर पूरा खर्चा आया है मेरा इतना, इसका मतलब है जो आपका एरिया होगा एक वर्ग मीटर के लिए आपका खर्चा दिया हुआ इतना, तो आपका कितना एरिया आया होगा वो अपने एरिया निकाल लेंगे, फिर यहाँ से इसको इसका क्षेत्रफल इसके बराबर कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखो 3675 रुपए लगे हैं, 12 रुपए कितना लगे दोस्तों 3675, ये 12.5 रुपए की दर से लगे हैं, है ना। आपका एरिया आ जाएगा, यहाँ से इसका डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आ गए दोस्तों 10, 25 पांजे 125, 25 एकम 25 11, 25 चौके 100, 25 सात 175, 5 एकम 5, 5 दुए 10, तो 294 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। क्या आ गया दोस्तों 6 एरिया। अब बताओ इनकी लंबाई और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 2:3। इसको मान लो 2x, ये मान लो 3x, है ना, लंबाई और चौड़ाई। तो इसका बताओ क्षेत्रफल एरिया कितना होगा, 2 तिया 2 3x इंटू 2x लंबाई इंटू चौड़ाई होता है 6x स्क्वायर, बराबर में कितना निकाला एरिया 294। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 6 चौके 24 और 6 नीम 54। एक्स की वैल्यू दोस्तों आ गई 7 जब इसका दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो 7 तिया 21, इसकी चौड़ाई लंबाई पूछी थी 21, इसकी लंबाई आ गई है, चौड़ाई कितनी आ जाएगी 7 दुए 14। चलिए नेक्स्ट पे, दो स्थानों के बीच रेल बस और हवाई किराए का अनुपात 5, 8 और 12 है। दोस्तों ये तो है रुपए प्रति क्या स्थानों के बीच में रेल किराया देवे पर रुपए प्रति प्रश्न, मतलब एक आदमी का किराया कितना है यात्री 5, 8 और 12। और ये किस किस का है दोस्तों, ये है रेल का, ये है बस का और ये है हवाई, मतलब हवाई का। उनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का रेशो कितना है 3, 4 और 5 है। बात समझ गए आगे के ना सभी को। ये पैसेंजर लिख रहा हूँ पी से, यहाँ पे पैसेंजर है, ये रुपए प्रति पैसेंजर मतलब एक पैसेंजर का किराया कितना है। जैसे आप बस में जाते हो तो आप 2 व्यक्ति हो तो आपको बोलता है 40 रुपए टिकट है, आप 40 और 40 2 जनों की 80 रुपए टिकट दे देते हो। इसका मतलब ये किराया 40 रुपए प्रति व्यक्ति। 2 है तो 2 से गुणा कर दिया, 4 व्यक्ति हो तो 4 से गुणा करेंगे ना। तो देखो 5 रुपए एक का किराया है तो 3 का कितना हो जाएगा 15, 8 रुपए एक का किराया 4 का कितना हो जाएगा 32, 12 पांजे ये हो जाएगा 60। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये टोटल खर्चा आ जाएगा आपका। टोटल बताओ कितना आएगा 60 और 20 30 90 90 100 107 हो गया। अब देखो इसने टोटल खर्चा दिया 107 व 1,07,000। 107 की वैल्यू है कितनी दोस्तों 1,07,000 है, एक की वैल्यू आएगी 1,000 रुपये। आपको पूछे हवाई का तो ये कितनी आ जाएगी 60 की वैल्यू 60,000 रुपये, तो ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट हैव 24 एज देयर एचसीएफ। दोस्तों
ये सवाल इंग्लिश में है। फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। द स्मॉलेस्ट ऑफ 4 डिजिट, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ये होगी 1000। ठीक है। इनका दोस्तों इसने पूछा है कि इनका HCF कितना है? 24 है। तो वो आपको संख्या निकालनी है। पहले तो 24 HCF है, तो आप पहले इसमें डिवाइड करो। भी संख्या कैसे निकालेंगे अपनी, कौन सी संख्या है इससे, फिर इसमें डिवाइड करके निकाल लेंगे कि 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी। 24 दिया 72, 24 चौके 96 होगा ना, 4 बार जाएगा, तो इसको 4 बार तक अपने पढ़ लीजिए पढ़ा। कितना आएगा दोस्तों? 24 चौके 96, कितना बच गया? 3, ये 9 उतार लिया। 24 से कम 24, कितना बच गया? 15। इसका मतलब है इस संख्या में से ये 15 माइनस कर देंगे तो वो संख्या आ जाएगी, है ना। पूरा पूरा HCF का मतलब इस संख्या में पूरा पूरा वो संख्या होगी, इसमें पूरा पूरा भाग तो जाएगा ना इसका। तो ये 15 शेषफल नहीं रहना चाहिए, ये 0 करना है, तो इसको भी इसमें से भी 15 माइनस कर दो। तो कितना आ जाएगा? 999 में से 15 माइनस करो, जो रिमाइंडर आता है माइनस कर दिया करो। कितना आएगा? 4। ये कितना आएगा? 8। ये कितना आ गया? 9। तो ये होगी 984 3 अंकों की संख्या। 4 अंकों की कितनी आएगी? 24 चौके 96, 4, 24 से कम 24, सॉरी 24 चौके 96, और ये कितना बनेगा? देखो 24 से कम 24, तो ये कितनी आ गई दोस्तों? 16। अब देखो आप इसमें से 16 माइनस करोगे 1000 में से, तो वो कौन सी चली जाएगी दोस्तों? आप बोलोगे सर ये संख्या चली जाएगी 3 अंकों की, कौन सी आएगी? 4, 9 में से एक गया 8, और ये आ गया 9। अब 4 अंकों की संख्या चाहिए मेरे को जो 24 से डिविजिबल है। तो देखो ये 24 से डिविजिबल है ही, इसमें 24 ऐड कर देंगे अपने, तो ये 24 से डिविजिबल 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। देखो 1008। अब आपको क्या पूछे है? द सम, दोनों का एडिशन पूछे है, सम पूछे है, तो दोनों को जोड़ दो। ये हो जाएगा 12, 9, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2, सॉरी 9, और ये हो जाएगा 1। दोनों का सम पूछे है दोस्तों, जोड़ दो दोनों को। तो 9 8 4 984, 8 और 4 12, ये आ गया 9, ये आ गया 9, ये एक आ गया 1992, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, दो संख्याओं का एलसीएम और महत्तम समापन HCF के योग और अंतर 369 और 351 है। मतलब एलसीएम और HCF का योग दे रखा है दोस्तों 369, एलसीएम और HCF का अंतर दे रखा है दोस्तों 351। यहां से L की वैल्यू निकालेंगे तो इनको जोड़ देंगे और 2 का डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा? 9 और 1 10, 6 और 5 11 और 1 12, 3 और 3 6 और 1 7, डिवाइड बाई कर दिया 2, तो ये कितना आ गया? 360 आ गया। इसी प्रकार H की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी दोस्तों? देखो H की वैल्यू आ गई 360, ये इधर जाके माइनस करोगे 369 में से 360 गया तो 9 आ जाएगी, या इनका अंतर कर लो, कितना आएगा? 18, है ना। 18 में 2 का डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा। अब देखो इनमें से एक संख्या दे दी, देखो आपने एक नियम पढ़ा होगा, दो संख्याओं का गुणा, पहली संख्या दूसरी संख्या, इन संख्याओं के HCF ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर के, और गुणा में एलसीएम इन दोनों संख्याओं का, फर्स्ट एंड सेकंड का, है ना, इनके गुणा के बराबर होता है। अब देखो पहली संख्या मान लो एक 72 दे दी, दूसरी संख्या आपको दी नहीं है, HCF कितना निकाला है? 9, एलसीएम कितना आया? 360। अब देखो 72 एकम 72, 72 5 360, तो सेकंड संख्या कितनी आएगी? 9 5 45, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35, एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें आपको एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के यहाँ से वैल्यू पुट निकालनी पड़ेगी, फिर इसकी वैल्यू अपने निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3xy इंटू में x प्लस वाई होता है। ये याद कर लो दोस्तों फॉर्मूला, x प्लस वाई की वैल्यू 5, तो 5 की क्यूब 125, बराबर में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू दे रखी है दोस्तों कितनी? 35, प्लस का 3xy, x प्लस वाई की वैल्यू ये कितनी है? 5 है। अब देखो 5 दिया 15 बन गया, ये 35 इधर जाके माइनस कर दो, यहां से मैंने काट दिया 0, और 12 में से 3 गया 9 आ गया, बराबर में 5 दिया 15, है ना, ये 15 इंटू एक्स वाई आएगा, ये 15 छिके 90, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 6 आ गई। ठीक है, अब देखो आपको निकालना क्या है? x की पावर 4 प्लस, आप पहले क्या करो, x प्लस 2y है इसका होल स्क्वायर करो, x प्लस वाई कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर करो दोनों साइड में, है ना,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy बराबर में 25। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब देखो मैं बराबर 25 और ये 2xy इधर लेके जाऊंगा। देखो xy की वैल्यू 6 है तो 6 दूनी 12, इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 13। किसके बराबर? इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 13। अब देखो आपको पावर 4 में जाना है तो फिर इसका होल स्क्वायर करो, ये वापिस इसको a मान लो b मान लो, स्क्वायर ही तो करना है। a की स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, इसको a मान लो, इसकी स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर a इंटू b आ जाएगा। ठीक है ना, जो फॉर्मूला यहाँ लगाया है इसको a मान लो b मान लो, सेम ही चीज आएगी। तो 13 का स्क्वायर 169, ये x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स वाई का मान कितना है, देखो 6, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, एक्स वाई को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणा में है 6 6 6 36 हो गया, 36 दुआ 72, ये इधर से काट के इधर जाके माइनस होगा बराबर से, तो ये आ जाएगा 7 और ये कितना आ गया 9। तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान आ गया 97। चलिए नेक्स्ट पे, कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 80 डिग्री। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट है, ये आप नोट कर लेना। देखो आपके पास क्या होता है, कोस 60 माइनस थीटा, ठीक है, कोस थीटा और कोस 60 प्लस थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये गुणा में है तीनों चीजें, बराबर क्या होता है 1/4 इंटू कोस 3 थीटा, कोस 3 थीटा के इक्वल होता है। अब देखो ये जो बना हुआ है ना, ये इसी फॉर्म में दिया हुआ है, कोस 20 डिग्री यहां लिखो। ठीक है, ये कितना आएगा, कोस 60 माइनस थीटा की वैल्यू 20 है तो मैंने लिखा यहाँ पे कोस 60 प्लस क्या लिखा 20 डिग्री। देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, ये इसको मानना पड़ेगा। अब देखो ये बना कोस 40, ये कोस 40 आ गया, कोस 20 आ गया, कोस 80 आ गया। क्या बन गया, क्या फॉर्मूला, इसका मतलब 1/4 इंटू कोस 3 थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू कितनी है, ये 20, तो 20 दिया 60 डिग्री। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती, कोस 60 का मान, कोस 60 का मान कितना होता है बताओ दोस्तों, 1/2 होता है। तो 1/4 इंटू 1/2 करोगे तो 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, इनको हल करना है दोस्तों। इसको काटोगे तो ये तो 5 आएगा, ये इसमें से माइनस करो, 13 में से 9 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24, 24 आते 168, 186 में से 168 माइनस करेंगे 18 आएगा, 18 और ये 5 हो गए तो 18 और 5 23 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, इसको भी सोल्व करना है, 9 दुआ 18, ये भी इसके गुणा में है तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 दुए 16/5 बचेगा, तो 62/5 माइनस ये बचेगा दोस्तों 8 दूनी 16/5 प्लस ये कितना आएगा 5 एकम 5, 5 5 25, ये आ गया 4, तो ये आ गया दोस्तों 4/5। देखो तीनों के क्या है, एलसीएम 5 हर सेम है तो एलसीएम तो 5 ही आएगा। इसको 62 माइनस का 16 प्लस का 4 कितना आएगा 66, 66 में से 16 माइनस करो 0, ये 5 बटे आ गया 5, तो इसकी वैल्यू आ गई 10। आगे चलिए इसको सोल्व करना है दोस्तों, ये आएगा 25 इंटू 6, क्या आएगा 25 इंटू 6 का रूट, माइनस ये आएगा दोस्तों 9 इंटू 6 का रूट, माइनस ये आएगा दोस्तों क्या 4 इंटू 6 का रूट। अब देखो इनमें से ये 25 है, इसका रूट कितना आएगा 5, इस 6 का रूट नहीं निकलेगा, इसको लिख लो। 9 का रूट कितना आएगा 3, इस 6 का नहीं निकलेगा, इसको लिख लो सेम का सेम। इसका 4 का रूट 2, तो ये आ गया रूट 6 है। अब देखो रूट 6 सभी में कॉमन है, ये 5 और ये 3, -3 और -2 -5 बनेंगे, ये प्लस और ये कट जाएंगे पूरे के पूरे। देखो ये बनेगा 5 रूट 6 माइनस का 5 रूट 6, तो ये कट जाएगा, ये आंसर आएगा 0, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, किसी परीक्षा में 55% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% गणित में, 20% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। दोस्तों आपको ये परसेंटेज में मैंने करवा रखा है वेन डायग्राम, अगर आप वहां से करके आओगे तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब देखो इसमें बोला है कितने, इंग्लिश में कितनी है 55%, ठीक है, मैथ्स में कितनी है दोस्तों 35%, और दोनों में पास कितने हैं 20%। ओके, ये पूरा एक स्कूल का ग्राफ है, मान लो एक क्लास का मान लो, इसमें से ये तो पास वाले दिए हैं, इंग्लिश में पास, मैथ्स में पास है, इनमें फेल वाला आपको बोल दिया कितना, फेल वाले कितने होंगे बताओ। अब फेल वाले इसने तो 1200 बोल दिया,
कितने 1200 विद्यार्थी। अब परसेंटेज में आप निकालोगे, इसके इक्वल करोगे, फिर ही तो इनकी वैल्यू निकलेगी। देखो ये पूरा 55 है, इसमें से 20 ये है इसके, है ना, तो 55 में से ये 20 माइनस कर दो, ओनली इंग्लिश के आ जाएंगे, कितने आएंगे 35% आ गया। इसी प्रकार 35 में से ये 20 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 15% है। अब बताओ केवल पास होने वाले विद्यार्थी कितने हो गए, 35 20 55 55 और 15 70, तो बताओ 70% पास हो गए, है ना, तो बचे कितने 30%, तो ये क्या होंगे, फेल होंगे। अब बताओ 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1200, कितने गुना हो गया, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 40 आएगी। आपको पूछा टोटल, मान लो 100% विद्यार्थी होते हैं, कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया इसका 2 नंबर। क्या बात समझ में आ गई क्या? चलिए नेक्स्ट पे, 25 मीटर ऊंची एक चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु की अवनमन कोण के बराबर ज्ञात होता है। मीनार की ऊंचाई बताओ। दोस्तों आपको इसमें अंदर क्या दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है क्या, चट्टान, ये दी हुई है 25 मीटर ऊंची। अब देखो इससे एक दूरी पर एक क्या दिया हुआ है आपको, एक मान लो यहाँ पर एक दे दिया, इसको क्या आपको दे दिया एक मीनार, ये कहता है ये मीनार है। इस मीनार कहता है कि इस चट्टान के शीर्ष से मीनार के उन्नयन कोण कितना है दोस्तों, ये इसको यहां से मिला लो, ये कोण कितना है यहाँ से थीटा। ये कहता है इसी पॉइंट से इसके किसके चट्टान के जो शीर्ष है, इसी से इसके मीनार के पाद के उन्नयन कोण अवनमन कोण के इक्वल है, मतलब ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। अब देखो ये 25 है तो ये भी कितनी होगी 25 होगी, इसके बराबरी तो बनाइए ना, ये समांतर बनाइए दोनों अपने। अब देखो दोस्तों ये ट्राइंगल देखो ऊपर वाला, ये ओ ए और बी, इसमें देखो इस कोण के सामने वाली भुजा अगर 25 है तो ये थीटा है, तो थीटा ही सेम कोण है, तो सेम कोण के सामने वाली भुजा भी क्या होगी, एक ही ट्राइंगल में, ये भी 25 होगी। आपको पूछे इसकी लंबाई 25, ये टोटल कितनी होगी 50, तो आंसर आ गया 50। नेक्स्ट, 2 मीटर गहरी और 21 मीटर चौड़ी एक नदी के प्रवाह की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 मिनट में समुद्र में कितने किलोलीटर पानी गिरेगा। देखो किलोलीटर में पूछे दोस्तों। देखो आपको एक तो दे दी दोस्तों, इसको h मान लो, गहराई को 2 मीटर, एक दे दी क्या चौड़ाई, है ना, ये कितनी दे दी 21 मीटर। अब आपके पास एक लंबाई और होगी जिसमें गिरेगा, एक इसमें देखो लंबाई यहां से निकल जाएगी। देखो ये 60 मिनट मतलब 1 घंटे में क्या जाता है 5 किलोमीटर जाता है। ये सारी मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज कर दो, ये 5000 मीटर हो जाएगा। अब देखो 10 मिनट में देखना है तो 10 मिनट में ये कितनी लंबाई निकलेगी 5000 अपॉन कितना आ जाएगा दोस्तों, देखो इसका 6 से डिवाइड किया है तो इसको भी 6 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 5000/6 मीटर। अब यहां से इसकी लंबाई भी निकल गई। आपको देखो इसका आयतन निकालना है, ये घनाभाकार शेप के अंदर इसके अंदर भरा जाएगा पानी, इसमें अपने एल बी और एच इसका आयतन निकालेंगे, एल बी और एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है 5000/6 इंटू में चौड़ाई कितनी है 21 और गहराई कितनी है 2, 3 दूए 6, 3 साते 21, 2 से 2 कट गया, 5 साते 35,000 मीटर क्यूब आ गए दोस्तों, 35,000 मीटर क्यूब। अब देखो इसने पूछा किलोलीटर में, देखो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलोलीटर के, यहां से मीटर क्यूब की जगह अपने क्या कर दो 35,000 क्या आ जाएगा किलोलीटर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे, 2x + 5y = 12, xy की वैल्यू दी हुई है 2, ठीक है, तो 8x³ + 125y³ दोस्तों a + b की वैल्यू दे दी मान लो कुछ भी, और आपको ab की वैल्यू दे दी, आपको a³ + b³ की वैल्यू पूछिए। देखो इसका क्यूब करो दोस्तों, क्या आएगा 2x + 5y = 12 का क्यूब करो, दोनों साइड में इसकी क्यूब कर दो, कितना आ जाएगा 2x की क्यूब का मतलब 8x की क्यूब हो जाएगा, 5y की क्यूब का मतलब 5 की क्यूब 125y³ हो गया, प्लस में देखो a कितना है 2x, इंटू में b कितना है 5y, इंटू में a + b आता है, क्या आता है दोस्तों a + b आता है, जब क्यूब करते हैं तो a + b का मतलब ये 2x + 5y, 2x प्लस में 5y और बराबर में 12 की क्यूब 17 28 आ जाएगा। अब यहां से ये तो आपको निकालना ही है, देखो 3 दूए 6, 6 5 30, 30xy आ गया, 2x + 5y की वैल्यू कितनी दी हुई थी 12, ये 12 पुट कर दो। बताओ xy की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, तो यहाँ पे 2 ये भी पुट कर दो, है ना, xy की जगह, तो इंटू में आ गया 2, बराबर में कितना दोस्तों 17 28 है। अब देखो 12 दूआ 24, 24 दिया 72, ये प्लस क्या है इसको 720 बनेगा, यहाँ पे तो यही आएगा ना 8x³ प्लस में 125y³ प्लस 720 बराबर में 1728, ये इधर जाके माइनस करोगे 720 तो ये आ गया 8, ये 0 ये 0 ये 1, तो 1008 इसका आंसर आ जाएगा।
दोस्तों a प्लस बी की होल क्यूब करोगे उससे आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, ए बी और सी किसी काम को ए बी सी किसी काम को 40, 60 और 80 दिन में कर सकते हैं। इनका दोस्तों टोटल वर्क कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, 240। 4 छिक 24, 6 चौके 24, 8 तिया 24। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु ए ने कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले और बी ने कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। पूरा कार्य पूर्ण होने में कितने दिन लगेंगे। दोस्तों देखो, आपको मैंने बताया एक नंबर लाइन बना लिया, तो यहां से लेके यहां तक टोटल वर्क है कितना, 240। मान लो 240 ईंटें लेके जाना है। अब क्या किया, यहाँ पर ए बी और सी तीनों ने काम स्टार्ट किया। अब पता नहीं कितने दिन काम किया, यहां तक काम किया, लास्ट से यहां से लेके यहां तक देखो, ये कहता है ए ने कार्य समाप्त होने, समाप्त यहां होना था यहाँ पे, है ना, इसके पॉइंट पे, लेकिन कार्य समाप्त होने के 11 दिन पहले इसने काम छोड़ दिया। बताओ 11 दिन पहले काम छोड़ दिया, यहाँ पर छोड़ दिया काम, यहां तक काम किया ये ने, तो यहाँ पर कौन काम करेगा, बी प्लस सी काम करेंगे। अब कहता है बी ने कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब यहां से यहां तक तो यहीं पर आएगा ना, ये तो 11 तो यहां तक जाएगा। 8 दिन काम किसने किया है, यहाँ पर ओनली बी ने काम छोड़ दिया, तो किसने किया होगा, सी ने। बताओ यहां से यहां तक काम किया होगा किसने, सी ने। बताओ सी कितना काम करता है एक दिन में, 3, 8 दिन में कितना करेगा, 24, तो यहां तक काम हुआ 24। यहाँ पर बी और सी दोनों ने किया, बताओ 8, इसमें कितने दिन काम किए यहाँ पर बी और सी ने, देखो 8 दिन तो यहाँ तक हो गए, 8 के अलावा 11 दिन यहाँ तक, देखो यहाँ तक कितने बने हैं, 3 ही दिन बचे ना, यहाँ तक तो हो गए 8 दिन, ये देखो 8, इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक 11 है, तो ये 8 है, तो यहाँ कितने दिन बचे, 3 दिन इन दोनों ने काम किया था। इन दोनों ने कितना काम किया होगा, एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 21। अब बताओ 21 और 24 को जोड़ दो, कितना आ गया, 5, ये 45 है, तो 240 काम में से 45 काम तो इन्होंने यहां तक किया था, ये कितना बच गया होगा, 195 काम। 240 में से 45 माइनस करो, कितना आएगा, 195 आएगा। इस 195 काम को इन तीनों ने किया था, ये देखो ए बी सी तीनों लगे थे, 6 और 4 10, 10 और 3 13। अब 13 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 13 एकम 13, 13 5 65। अब देखो यहां लगे 15 दिन, यहां से आगे देखो कितने दिन लगे, यहां तक 11 दिन, तो 15 और 11 26 दिन इसका टोटल आंसर आना है। अब आप बोलोगे सर इसको तो आपने मिक्स कर दिया, लेकिन एक तरीका दोस्तों इसका और है। ये तरीका अगर आपको समझना है कि ये कैसे होता है, बहुत शानदार तरीका है दोस्तों। टाइम एंड वर्क की क्लास पढ़ी है, वहां जाके देखो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप जब भी कोई छोड़कर जाता हो ना, उसको जाने मत दो। 240 काम तो था ही, देखो ए कितने दिन पहले जा रहा है, 11 दिन। अगर ये 11 दिन ना जाता तो कितना काम और करता, देखो एक दिन में 6 काम करता है, तो 11 6 की 66 काम और कर देता। बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है। अगर 8 दिन पहले ना छोड़ता तो कितना काम कर देता, ये 4 काम करता है एक दिन में, तो 4 8 चौके 32 काम और कर देता। अब टोटल वर्क ये हो जाता, तो ये कितना हो गया, 6 और 2 8, 9 और 4 13, और ये हो गया 338। अब देखो इनको 338 को 13 से डिवाइड करो, क्योंकि तीनों ने एक साथ काम किया लास्ट तक। 13 दुआ 26, 4 और 3 7, तो 78, 13 6 78, तो ये 76 डेज डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, 100 और 200 के बीच आने वाले उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 12 से विभाज्य है। दोस्तों ये सवाल है, तो इसको देखो 100 को डिवाइड करके देखो, पहली संख्या क्या आएगी, क्या आएगी, 12 8 96, कितना बच गया 4, ठीक है, और 12 9 में 108, तो पहली संख्या आएगी दोस्तों जो 12 से डिविजिबल है वो 108। फिर 108 और 12 120, इस प्रकार ये सीरीज बनती जाएगी। इसी प्रकार सबसे 200 तक देखना है, तो 200 से पहले देखो कौन सी संख्या होगी, इसमें 12 का डिवाइड करो, 12 एकम 12, ये आ गया 8, 12 छिके 72, कितना बच गया 8। देखो 8 शेष पल बच गए, इसका मतलब यहाँ 0 लाना है, तो यहाँ भी 0 लाना, 8 माइनस कर दो, 192 आएगी लास्ट संख्या, आगे ना। अब देखो आपको क्या पूछा है, उन सभी संख्याओं का योग। अब देखो सबसे पहले इसमें देखना होगा कि ये कितने पद आए होंगे, तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो n की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस में 1 होता है। अब देखो लास्ट कितना है 192, माइनस का फर्स्ट कितना है 108, डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है 12 12 का, प्लस का 1, ये कितना आएगा दोस्तों, ये कितना आएगा 84 बचेगा, क्या 84 डिवाइड बाई 12 प्लस का 1, 12 7 84, 7 और 1 8, n की वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी 8। सम ज्ञात करना है दोस्तों, सम क्या होगा, सम का फॉर्मूला होता है n/2 × a + l। अब देखो n की वैल्यू तो आपने 8 निकाली, 8/2,
ए कितना हो गया पहला पद और एल क्या हो गया लास्ट पद, इन दोनों का एडिशन है 108, इसमें जोड़ दो कितना आएगा 0 0 2 और 1 3, ये आ गया 300। ओके, 2 चौके 8 और 4 दिया 1200, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, 5000 रुपए की राशि का कुछ भाग 5% वार्षिक दर पर और कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया गया। 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कुल राशि 1750 प्राप्त हुई। साधारण ब्याज की वार्षिक 10% वार्षिक दर पर उधार की गई धनराशि बताओ। दोस्तों इस प्रकार का सवाल होना, इसको देखो 1750 रुपये आपको 5 साल का मिला है ना, कितने साल का 5 साल का। आप देखो इसको 1 साल का निकालोगे कितना आएगा 350 रुपये ब्याज आ गया। ये किस पर मिला है, मूलधन पर। पूरे मूलधन कितने हैं 5000। 100 में बताओ प्रतिशत में देख लो 1 साल में कितना आया है, 0 से 0, 1 0 इससे कट गए 5 7 35, तो ये 7% ओवरऑल आ गई है। इसका मतलब 5% पे आपने कुछ धन दिया और 10% पे भी कुछ धन दिया उधार, और ओवरऑल आपको 7% का प्रॉफिट हुआ। यहां से इसको एलिगेशन लगाओगे तो ये आ गया 2, ये आ गया दोस्तों 3:2। ये किसका मतलब डिवाइडेशन आया है, ये है दोस्तों 5000 रुपए की राशि को 3:2 में आपने लगाया, इसका रेशियो आता है 3 और 2 5 की वैल्यू 5000, 1 की वैल्यू 1000, तो 3 की वैल्यू 3000, 2 की वैल्यू 2000। आपको पूछा 10% पर, मतलब 2 की वैल्यू 2000, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, 24 प्लस इसको डिवाइड करो दोस्तों, 8 से इसको करोगे 0.9 आएगा, इसको 23 दिया 69 करोगे तो 6.9 आ गया, ये प्लस का 5 है तो ये कितना आ जाएगा 24 और 5 ये तो हो गया 29, ये 6.9 और ये 0.9, 9 और 9 18, 15 और 1 16, ये आ गया 36 सॉरी ये माइनस करना था ना, देखो 24 और 5 29 और इसमें से ये माइनस करना था, इसको छोड़ दो 29 और 0.9 को ऐड कर लो 9, ये 9 और ये आ गया 2, इसमें से 6.9 को माइनस करना है 0 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, तो 23.0 मतलब 23 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, ABCD स्क्वायर एक स्क्वायर है, x इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। दोस्तों आपको एक दिया हुआ है क्या स्क्वायर, ठीक है, ABCD एक दिया हुआ है स्क्वायर। ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल आसान है। अब कहता है कि AB का मिड पॉइंट क्या है दोस्तों, x है, ये मान लियो x है। मिड पॉइंट का मतलब पूरी भुजा का आधा, 1/2 लिख लो। y इज ए पॉइंट ऑन BC पर एक पॉइंट है y, सच दैट BY इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, मतलब है पूरी BC का 1/3 है, ये 1/3 कर दो। देखो वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं सेम है, ये 1/2 पर है, ये 1/3 पर है। आप क्या करो इन तीनों दोनों का एलसीएम मान लो, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, इसका मतलब भुजा को मान लो 6x कंप्लीट, इसको मान ली दोस्तों कितना 6x, ये भी 6x होगी, ये भी 6x होगी, ये भी 6x होगी। अब ये मिड पॉइंट पर है, इसका मतलब ये भुजा कितनी आएगी यहाँ से, ये 3x है और ये भी कितनी होगी 3x, आधी आधी होगी। अब कहता है BY है, वो यहाँ पर एक पॉइंट है y है ना, ये कहता है पूरी BC कितनी होगी 6x, इसके 1/3 है, मतलब इसकी दूरी, तो ये कितनी आ गई 2x, मतलब ये दूरी आ गई दोस्तों 2x है, कितनी आ गई दोस्तों 2x। अब आपको क्या बोला है, त्रिभुज BXY ये बनेगा ट्राइंगल, ये देखो ये बन गया ना ट्राइंगल, और ये कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, आपको पता है वर्ग है ये। आपको पूछे इसका क्षेत्रफल दे दिया 300, अब बताओ इसका क्षेत्रफल ट्राइंगल का क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू में ऊंचाई, कितना दे रखा है 300, इसको काटो 2 से 2 गया, 3 एकम 3, 3 से काटा 100 आ गया, x और x को गुणा किया x स्क्वायर बराबर में कितना 100, x की वैल्यू कितनी आई 10। बताओ इसकी भुजा कितनी आ गई 10 6 60, क्योंकि आपने 6x मानी थी ये है ना, 60 आ गई, चारों भुजाएं 60 60 आ जाएगी। आपको पूछा इसका डायगोनल कितना होगा, डायगोनल मतलब विकर्ण पूछा, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। क्या होता है वर्ग का डायगोनल विकर्ण क्या होता है √2a होता है, मतलब साइड का √2 गुणा होता है, साइड कितनी है ये 60, तो 60 का √2 गुणा करो 60√2, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, राणा और रणवीर के बीच एक चुनाव में राणा को कुल मतों का 40% और प्राप्त हुआ और वह 60,000 मतों से हार गया। चुनाव में रणवीर को प्राप्त हुए कुल मतों की संख्या कितनी है, ज्ञात कितनी है। दोस्तों टोटल 100% वोट थे, 100 में से एक को मिले 40%, तो बताओ दूसरे को कितने मिले होंगे 60%। अब कितने मतों का अंतर है 20% का, है ना, इसको 40 मिले इसको 60 मिले हैं, तो टोटल का 20% का अंतर है, और इसने बोला है कि ये 60,000 से हारा है ना, इनका 60,000 का अंतर है।
आपको पूछा है रणवीर को कितने मत प्राप्त हुए, कितने प्राप्त हुए, रणवीर कौन सा है, ये तो है राणा, राणा तो हारा है, ये रणवीर ये जीता है, इसको 60% प्राप्त हुए, तो 60% की वैल्यू कितने गुना होगी, 3 गुना, इसको भी 3 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 1,80,000। चलिए नेक्स्ट पे, एक रेलगाड़ी 80 की स्पीड चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई की ओर निकलती है। 1 घंटे बाद एक अन्य रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई रेलवे के लिए चलती है। दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद मिलेगी। दोस्तों ये देखो ध्यान से समझना, ये पॉइंट है, यहां से एक रेलगाड़ी जा रही है 80 की स्पीड से, किस चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये गई। दूसरी रेलगाड़ी भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर ही जाएगी, पीछे इसके, है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। और ये पहली रेलगाड़ी से दूसरी रेलगाड़ी है 100 किलोमीटर वाली, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 1 घंटे बाद चलती है, तो ये 1 घंटे में 80 की स्पीड से कितनी चल जाएगी, आप बोलो सर ये 80 चल जाएगी। अब देखो इसमें ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा, इनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 80 किलोमीटर का गैप आ गया, तो डिस्टेंस का गैप कितना है 80 किलोमीटर। और नीचे क्या आएगी, इसकी टाइम निकालना है, कब मिलेगी, तो रिलेटिव स्पीड आएगी। रिलेटिव स्पीड मतलब ये 100 की स्पीड से जा रहा है, ये 80 की, तो कितना अंतर आएगा, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो चाल को माइनस करते हैं, कितना आएगा 20, तो 20 का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 20 चौके 80, इसका मतलब ये 4 घंटे बाद मिल जाएगी। कितने घंटे बाद, 4 घंटे बाद मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे, कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्ष में बढ़कर 12,100, 3 वर्ष में बढ़कर 13,310 हो जाती है, ब्याज की दर बताओ। दोस्तों जब भी आपको 2 लगातार वर्ष दे रखो जी, 2 वर्षों में दे रखी, फिर 3 का दे दिया, 4 और 5 का दे दिया, 6 7 का दे दिया, 8 9 का दे दिया, 15 16 का दे दिया, है ना, 20 21 का दे दिया, तो आप लगातार वर्षों में आपको इसकी दर निकाल सकते हो, चक्रवर्ती ब्याज है तो भी। तो देखो 12,100 से 13,310 हो गया, इसका मतलब कितना ब्याज मिला है, कितना ब्याज मिला है 13,310 से, या इसको रेशो बना लो, कितना मिला है, इसको काटो 11 से 110 आ गया, और 11 से काटोगे 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 11 एकम 11, फिर 11 से कटेगा, फिर 11 एकम 11, देखो 10 से कितना हुआ है 11, किस पर 10 पर, गुणा में 100, कितना परसेंट दर आ गई 10%। बात समझ आ गई क्या, या आप इसको यहां से इसका घटा लेना, कितना ब्याज मिला है 12,100 से कितना बढ़ा है, जितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों 0, इसमें से घटा दो ना 12,100, ये आ गया 0 1 2 और ये आ गया 1210, किससे बढ़ा है 12,100 से, गुणा में 100 में से कितना बढ़ा होगा, देखो 2 0 से 2 0 इसको काटोगे तो ये भी 10% आ गया। इस तरीके से निकालो, चाहिए ऐसे निकालो, आंसर तो सेम आएगा। 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर 14 की स्क्वायर बराबर 1015, तो 3 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर प्लस 9 की स्क्वायर 42 की स्क्वायर किसके बराबर होगा। दोस्तों आप देखो इसके अंदर से आपने क्या किया, इसको लिख सकते हो 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार करके यहां लिखोगे आप 3 इंटू किसका 14 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से 3 की स्क्वायर कॉमन ले लो आप, यहाँ कितना बचेगा 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर, सभी में से 3 की स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच गया 14 की स्क्वायर। अब बताओ इसकी वैल्यू दे रखी है क्या, ये रही कितनी 1015, इसको ये कितना है 3 की स्क्वायर 9, 9 से गुणा करो, कितना आंसर आ जाएगा 9135। चलिए नेक्स्ट पे 46 24 बराबर 68, इसका रूट है दोस्तों, तो आपको पूछा ये देखो 4 अंक इसका अपने करेंगे तो आपको पता है अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा, 2 अंकों के बाद डेसिमल है तो पॉइंट के बाद कितने अंक रह जाएंगे, आधे अंक रह जाते हैं, 2 है तो 1 के बाद रह जाता है। इसमें देखो कितना आएगा 68 आएगा, आपको पता है, लेकिन डेसिमल 4 अंकों के बाद है तो अब 2 अंकों के बाद रह जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखो कितना आएगा 68 आएगा, आपको पता ही है, लेकिन डेसिमल कितने के बाद आएगा 1 2 3 4 5 6 अंक है तो कितने के रह जाएगा 1 2 3 अंक के बाद रह जाएगा, जितने अंकों के बाद इसमें डेसिमल है उसका आधा रह जाएगा, रूट करेंगे तो इनको जोड़ो। अब 6.8 सभी में एडिशन है ना 0.68 और ये कितना आ जाएगा 068, 8 14 14 और 1 15 6 और 1 7 तो 7.548 ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट में इनका दोस्तों मिश्र अनुपात बोलते हैं इसको, एक ए का डी से निकालना है ना, ए बी है ना, बी सी सी डी इस प्रकार, तो ए डी का पूछा तो इन सभी को गुणा कर दो, ये 15/16 बनेगा, देखो 15/16 लिख सकते हो ना, a बटे बी फिर b बटे सी फिर c बटे, इस प्रकार a बटे बी
बी अपॉन सी, सी अपॉन डी। ठीक है, अब देखो ए बटे बी की वैल्यू कितनी है 15/16, बी अपॉन सी की 8/25 और सी अपॉन डी की 20/9। यहाँ देखो बी से बी, सी से सी कट गया, क्या बचा ए बचा और डी बचा, मतलब ए और डी का रेशियो आएगा यहाँ से। आपको पूछा भी यही है। इसको काटो, 5 दिया 15, 5 5 25, ये कितना आएगा 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 8 बटे कितना आ गया दोस्तों 4 एकम 4, 4 2 8, तो 2/3, इसका मतलब 2:3। चलिए 150 मदों का माध्य कितने दोस्तों 45 है सीधा। यदि गणना करते समय दो मदों को गलत लिखा गया हो, जैसे कि 38 और 46 के बजाय कितना लिख लिया 83 और 76, मतलब 38 और 46 की जगह इसने ये तो लिखना था सही, लेकिन गलत लिख लिया, कितना 83 लिख लिया इसकी जगह और 76 लिख लिया। 8 और 6 14, 7 और 1 8, ये कितना आ गया 9 और 7 और 8 15, 159 लिख लिया। इतना ही बनेगा क्या, कितना ज्यादा लिख लिया दोस्तों 5, 15 में से 8 गया 7, 75। और कितने मदों के 150 है, देखो इसको 150 में बांट दो। अब देखो ज्यादा लिखा है प्लस लिखा है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, देखो प्लस आया तो इसको क्या करो माइनस करो। इसको इस प्रकार लिख लो दोस्तों, कैसे देखो ये इससे कितना है, इसमें 75 प्लस कर दिया आपने, सही लिखना है, इसमें से 75 ज्यादा कर दिया तो इसको 75 कम करो, आपका एवरेज सही हो जाएगा। अब कम करना है कितने में 150 मत है, टोटल 150 आइटम है तो 45 एवरेज था, इसमें से ये कम करना पड़ेगा जो गलत किया, तो ये 75 दुआ 150 1/2 मतलब 0.5 आ गया, इसको माइनस करो तो 44.5 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नीचे दिया गया बार ग्राफ 2014 से 18 के दौरान विभिन्न वर्षों में किसी सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी वेब सीरीज की संख्या दर्शाता है। दोस्तों ये वेब सीरीज की संख्या ऊपर वाली सारी, और लाइन ग्राफ, ये रहा लाइन ग्राफ, ये तो क्या है बार ग्राफ है ऊपर वाला, ये लाइन ग्राफ है। 5 स्टार से कम रेटिंग वाली चीजें दर्शाता है ये। ठीक है, 2014 से 18 के दौरान 5 स्टार और उससे अधिक रेटिंग वाली वेब सीरीज है। इस ऊपर वाले में तो 5 स्टार से कम और 5 स्टार से अधिक दोनों का टोटल है। इसमें दे दिया आपको 5 स्टार से नीचे वाला, आपको पूछा 5 स्टार से अधिक रेटिंग वाली वेब सीरीज कुल कितना परसेंट है टोटल का। दोस्तों ये कितना है 30, ये कितना है 35, ये कितना है 35, 35 और 35 70, 70 और 30 100, 100 और 42 142, 142 और 48 कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 0, ये 9, 190। तो टोटल आपके पास 190 है। 190 में से एक तो है 5 स्टार से कम वाली, एक है 5 स्टार से प्लस वाली। ठीक है ना, बात समझ आ गई ना, 5 स्टार रेटिंग वाले, और एक 5 स्टार से कम है, एक 5 स्टार से प्लस वाला है। अब देखो इसमें से आपको कौन सी दी है, ये दे दी, ये 6 और 9 15, 15 और 11 26, 26 और 12 38, 38 और 12 50। इसका मतलब है ये कौन सी है नीचे वाली 5 स्टार से कम रेटिंग वाली, ये तो है 50। 190 में से 50 ये, तो ये कितनी बचेगी 140। आपको पूछे है 5 स्टार से अधिक रेटिंग वाली, इसका कितना परसेंट है टोटल का, मतलब 140। 190 का कितना परसेंट है टोटल का, इसको काटोगे 1400 डिवाइड बाई कितना आएगा 19, 19 7 133, 7 19 दिए 57, 19 चौक 76, तो ये 73 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 74 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, निम्न तालिका 5 भिन्न प्रकार के सामानों के क्रय मूल्य को दर्शाती है, जिन्हें दो अलग अलग दुकानदारों X और Y द्वारा भिन्न भिन्न मूल्यों पर बेचा गया है। ज्ञात कीजिए कि किस दुकानदार ने कुल मिलाकर ज्यादा लाभ कमाया और कितना % लाभ कमाया। दोस्तों ये आपको कॉस्ट प्राइस दिए सीपी, इन सभी को ऐड करना है, टोटल आपका सीपी आएगा, मान लो आपका क्रय मूल्य आएगा, फिर आपको X है इसने बेचा है और एक SP मतलब किसने Y दुकानदार इसने बेचा है। अब देखो इसने भी लाभ कमाया और इसने भी कमाया होगा, मान लो इसको आपको खुद को करना है सवाल को, ये 1000 रुपये आपने इसका खर्चा है क्रय मूल्य है, इसने इसको 1100 में बेचा, इसने इसको बेचा मान लो दोस्तों 1050 रुपए में। बताओ किसने ज्यादा लाभ कमाया, आप बोलो सर इसने 1000 की चीज को 1100 में बेचा है, 100 रुपए का लाभ हुआ इसको, तो इसको देखो 1000 की चीज को 1050 में बेचा, 50 का ही हुआ है, तो ज्यादा लाभ किसको हुआ है X को, तो आंसर आना है X वाला। ये तो वैसे ही कट गया मान लो, है ना, इस तरीके से। अब कितना लाभ है 100 का लाभ है, किस पर है 1000 पर, गुणा में 100 में से बताओ कितना आएगा, कट गया 10 से, तो 10% प्रॉफिट आ गया। इस प्रकार ये सवाल करना है, तो ये खुद को करना है आपको, पहले इनको भी ऐड करना, इन दोनों में आपको पता चल जाएगा किसने ज्यादा कमाया। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है।
नीचे दिए गए बार ग्राफ 2014 से 18 के दौरान विभिन्न वर्षों में किसी सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी वेब सीरीजों की संख्या दर्शाता है। 2015 से 18 तक सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी की गई वेब सीरीज की एवरेज संख्या। दोस्तों सभी को ऐड करना है और 2014 से 18 कितने होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। 18 तक है ना, 14 से 2015 से 18 ये छोड़ दो, तो 35 35 70 70 और ये कितना हो गया 50 और 40 90 90 और 160 हो गया। 160 का मतलब 4 साल हो गए ना, तो 40 का एवरेज आ गया बस। एक सभागार में 6889 विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी है। सभागार में कितने पंक्तियां हैं, सभागार में कुल कितनी पंक्तियां हैं, सॉरी सभागार में जितनी पंक्तियां हैं उतनी क्या है, विद्यार्थी है। एक पंक्ति में विद्यार्थी बैठे हैं। दोस्तों जैसे मान लो 16 आपको दे दिया, ठीक है, 16 विद्यार्थी। ये कहते हैं एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी बैठे हैं मान लो, ठीक है, तो कितनी विद्यार्थी, कितनी उतनी पंक्ति जितने एक पंक्ति में विद्यार्थी बैठे हैं। एक पंक्ति में 4 बिठाएंगे तो एक पंक्ति में देखो 4 4 होगी, सभी में, इसमें भी 4 होगी, 1 2 3 4 तो लाइन होगी, और एक में 4 बैठे हैं, देखो 4 4 8 4 12 4 16, टोटल 16 बन गए। आपको देखना है इसका रूट करेंगे अपने तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब है एक लाइन में 4 ही तो स्टूडेंट बैठे हैं, और आपको पूछे कि कितनी लाइन है तो 4 लाइन हो जाएगी। इसी प्रकार ये 6889 है, इसका रूट करो कितना आएगा, देखो लास्ट के 2 अंक देखो, इसमें से इकाई अंक 3 9 है, तो किससे आएगा, या तो 3 के स्क्वायर से आएगा या 7 के स्क्वायर से आएगा। इससे जस्ट छोटा स्क्वायर देखो 8 का स्क्वायर होता है, 8 आ गया। 8 को इससे आगे वाली संख्या 9 से गुणा करो, 72। अंदर वाला देखो इससे बड़ा है छोटा, अगर अंदर वाला छोटा है तो छोटे वाला आंसर, बड़ा होगा तो बड़े वाला, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 28 सेंटीमीटर है। एक अन्य समबाहु त्रिभुज पीक्यूआर की भुजा का माप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के 16 गुने के बराबर है। दोस्तों ए का ट्राइंगल क्या, ए बी और सी है, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल क्या है दोस्तों, पीक्यूआर है, पी क्यू और आर है। ये कहता है कि इसकी 28 है, इसकी भुजा बताओ कितनी है, लेकिन इसका बोल दिया कि इसका क्षेत्रफल 28 है, तो इसका क्षेत्रफल इसका 28 नहीं है, इसका क्षेत्रफल 1 है, तो इसका 16 गुना है। अब देखो इसका एरिया कितना आएगा दोस्तों, एरिया आएगा दोस्तों इसका √3/2 इंटू में कितना, भुजा स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर, तो 28 इंटू 28 लिख लो। अब जो एरिया इसका 16 गुना करेंगे तो वो इसके क्षेत्रफल के बराबर आएगा। तो ये भी समबाहु त्रिभुज है, इसका क्या होगा, सॉरी √3/4 आएगा दोस्तों, ठीक है। इसका क्या है, x²। अब देखो इसके बराबर कर दिया, जो इसका एरिया था, एरिया निकाला, ये इतना एरिया है इसका 16 गुना करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा, इसके एरिया के। अब देखो इससे ये कट गया, यहां से देखो क्या आएगा, x² बराबर ये आ गया 28 इंटू 28 इंटू 16। इन दोनों का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आएगा, और 16 का रूट करेंगे तो 4 आएगा, तो बराबर में क्या आ गया, x। दोनों तरफ मैंने रूट ले लिया, 28 चौके 112, इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों क्या करोगे, एरिया का रेशियो देखो, इसका एरिया 1 है त्रिभुज एबीसी का, इधर पीक्यूआर है, इसका एरिया कितना है, इसका 16 गुना है, ठीक है। तो भुजा का रेशियो, इसकी साइड का रेशियो क्या आएगा, उसका रूट हो जाएगा, इसका रूट कर दो, इसका रूट करेंगे, देखो रूट करेंगे तो इसका रूट 1 आ गया, इसका 4 आ गया। इसकी वैल्यू दे रखी है 28, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 चौके 1 की वैल्यू 28, तो 28 चौके 112, 4 की वैल्यू, ठीक है। जो तरीका अच्छा लगे वो कर लेना। 8 मेजों का लागत मूल्य 5 मेलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 का सीपी बराबर है 5 के एसपी के। यहां से ये इधर आएगा तो 5, ये इधर जाएगा तो 8, तो ये सीपी की तरफ आ गया, ये एसपी, मतलब 5 की चीज को 8 में बेच रहा है। 3 का लाभ 5 पर, गुणा में 100%, तो 3/5 क्या होता है, 60% होता है। चलिए नेक्स्ट पे, यदि कुछ आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5 है, इसके माध्य और बहुलक का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है दोस्तों 3 इंटू मीडियन माध्यिका माइनस का 2 इंटू माध्य। ओके, यहां से देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, 3 इंटू मीडियन की वैल्यू कौन सी है, 5x, इसको 5x लिख लो, ये 5x कर लो, ये 4x कर लो, माइनस का 2 इंटू माध्य कितना है, 4 है, 4x हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 5 दिए 15 और 4 दिए 8, 15 में से 8 गया, 7x आ गया। अब ये किस क्या आ गया, बहुलक आ गया। आपको पूछे माध्य मीन, और बहुलक कितना है, बहुलक मतलब मोड, इनका रेशियो पूछे। मीन कितना है दोस्तों, ये रहा 4x, और मोड कितना है, 7x आया, x से x कट जाएगा तो 4:7 आ जाएगा। अगर आप इसमें
एक्स ना भी लगाओ तो भी आंसर आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है आप इसको एक्स को भूल जाओ, यहाँ से डायरेक्ट कर दो। कैसे? देखो 3 इंटू मीडियन की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 रख दो। 2 इंटू माध्य की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 रख दो। 5 दिया 15, 15 में से 8 गया 7 आ गई। जहां इसकी वैल्यू 4 है, रेशियो देखो ये रहा, और इसका कितना है 7 है, तो 4 अनुपात है 7 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज आपके जो अगस्त 29 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है, इसके जो भी क्वेश्चन थे ये सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपने देखा होगा इसका लेवल भी थोड़ा अच्छा है, तो आप अगर ये सवाल करोगे तो आपके इंप्रूवमेंट आएगी दोस्तों बहुत ज्यादा, आप कॉन्सेप्ट भी सीखोगे। थोड़ी वीडियो लंबी इसलिए बन रही है क्योंकि सवाल भी दोस्तों इसमें कम से कम 32-33 सवाल करवा रहा हूं मैं आपको, उसके साथ उसके तरीके भी बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से आपको किस तरीके से सवाल को करना है। 2 तरीके तो 2 भी इसके बता रहा हूँ, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। क्योंकि आप थ्योरी पढ़ लेते हो, है ना, जिससे अपने टॉपिक वाइज पढ़ लिया, लेकिन जब एग्जाम में करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सा तरीका कैसे लगा सकते हैं। इसी कारण आपको जो तरीके बनते हैं उसको मैं बता रहा हूँ कि ये तरीका ऐसे आप लगा सकते हो, ये तरीका ऐसे लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आपकी यहाँ से प्रैक्टिस हो रही है एग्जाम को करने की, आपकी जो भी तैयारी हो रखी है अब अपनी इस तैयारी को और ऊपर लेके जाना है, ताकि एग्जाम में आपको फुल मार्क्स प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लेना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर किया करो ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ओके दोस्तों, थैंक यू।